नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है इंसाफ का तराजू। वाराणसी शहर की उस पुरानी कचहरी के बाहर, जहां गंगा की लहरें दूर से ही आहट देती हैं, एक बूढ़ा भिखारी हर रोज सुबह बिल्कुल ठीक 4 बजे आकर बैठ जाता था। शहर की धड़कनें अभी सो रही होती, मंदिरों की घंटियां अभी जागने की तैयारी कर रही होती, लेकिन वो बाबा पहले से ही वहां मौजूद होता। ना वो किसी से कुछ मांगता, ना किसी के साथ बहस करता, बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे कोई पुरानी मूर्ति जो समय की धूल में लिपटी हो। उसका नाम किसी को नहीं पता था। कुछ लोग तो दया से भरे होते उसे बाबा कहकर पुकारते, तो कुछ जो मजाक उड़ाने वाले होते उसे पागल या भूतिया कहकर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। उसके सामने रखा एक पुराना जंग लगे टन का कटोरा अक्सर खाली ही पड़ा रहता। कभी कभी कोई दयालु सिक्का डाल देता, लेकिन ज्यादातर समय वो वीरान ही रहता। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ जादू था। वे आंखें जैसे किसी को पहचान रही हों, जैसे उनमें कोई गहरी अनकही कहानी दबी हुई हो। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी हो, जो दर्द और सम्मान से भरी हो। वे आंखें नम होती लेकिन रोती नहीं, वे देखती लेकिन घूरती नहीं, बस चुपचाप सब कुछ देखती रहती, जैसे कोई पुराना सिपाही दुश्मन की सीमा पर पहरा दे रहा हो। बाबा का पहनावा हमेशा एक जैसा होता, फटी हुई धोती जो कभी सफेद रही होगी, लेकिन अब धूल और समय की मार से भूरी हो चुकी थी। ऊपर से एक पुरानी चिथड़ू वाली कमीज जो हवा के साथ लहराती रहती। कमर हमेशा झुकी हुई, लेकिन वो झुकाव थकान का नहीं बल्कि अनुशासन का था, जैसे कोई पुराना देशभक्त सिपाही जो अपने आखिरी दिनों में भी सीधा खड़ा होना न भूले। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें जो चलते समय खटखटाती, और हाथ में एक लंबी घिसी हुई लकड़ी की छड़ी जो सहारा तो देती, लेकिन ज्यादा तो उसकी गरिमा का प्रतीक थी। वो हमेशा उसी मंदिर के पास बैठता जो कचहरी के ठीक सामने था। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े हुए, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता, बस बाहर ही बैठता, नजरें कचहरी की भारी लोहे के गेट पर टिकाए, मानो किसी का इंतजार हो, किसी पुराने वादे का, किसी खोए हुए रिश्ते का। सुबह की पहली किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती, लेकिन वो चमक दर्द से भरी होती, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। अब चलिए उस दिन की बात करते हैं दोस्तों, वो दिन जब पूरा शहर सांस थामे था। कोर्ट रूम नंबर 5 में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वो सन्नाटा तनावपूर्ण था। हवा में बहस की गंध थी, कागजों की सरसराहट थी, और हर कोई अपनी अपनी जगह पर जम चुका था। वकील अपनी मोटी मोटी फाइलों में झुके हुए थे, आंखें चश्मे के पीछे छिपी, दिमाग तेज दौड़ाते हुए। वे पुराने अनुभवी वकील थे, जिनके पास हर केस का जवाब होता, कानून की धाराओं से लेकर गवाहों की कमजोरियों तक। उनके सूट साफ सुथरे थे, टाई सीधी, लेकिन चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, क्योंकि आज का केस कोई साधारण नहीं था। शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट घोटाला, एक ऐसा घोटाला जिसमें करोड़ों रुपए, जमीनों के सौदे और शहर के रसूखदार लोग फंसे हुए थे। बड़े बड़े बिल्डर, राजनेता और अफसर, सबके नाम उछल रहे थे। बाहर कचहरी के गेट पर पत्रकारों की भारी भीड़ लगी थी, कैमरों की चमक, माइक्रोफोन्स की चहल पहल और चिल्लाहट। क्या होगा फैसला? क्या कोई बड़ा नाम गिरेगा? अंदर आरोपी बेंच पर पसीने से तरबतर खड़े थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, हाथ कांप रहे थे। वकील बार बार कानून की किताबें पलट रहे थे। कोई मुवक्किल बेचैनी से घड़ी देख रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। और कुर्सी पर बैठे थे जस्टिस अयान शंकर, शहर के सबसे सख्त और निष्पक्ष जज। उनकी उम्र 50 के आसपास होगी, लेकिन चेहरा कठोर पत्थर जैसा, आंखें तेज जैसे कोई बाज का निशाना। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों केस सुलझाए थे, कभी रसूख के आगे नहीं झुके। उनके फैसले इतने सटीक होते कि अपील का रास्ता भी बंद हो जाता। आज भी वकील अपनी दलीलें दे रहे थे। माय लॉर्ड, ये सब अफवाहें हैं, कोई ठोस सबूत नहीं। गवाहियां पेश हो रही थीं, दस्तावेज उछाले जा रहे थे। जज साहब ध्यान से सुन रहे थे, कलम हाथ में लिए, लेकिन अचानक उनकी नज़र खिड़की के बाहर चली गई। बाहर का दृश्य हमेशा जैसा ही था, मंदिर की चिड़ियां और वो बूढ़ा भिखारी, लेकिन आज कुछ अलग था। जज साहब रुक गए, उनकी कलम रुक गई। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक झलक, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक कुरेद दिया गया हो। पूरा कोर्ट रूम ठिठक गया।
वकील रुक गए। आरोपी सांस थामे। जज साहब ने धीरे से सिर घुमाया, क्लर्क की ओर देखा और आवाज में एक अजीब सी कपकपी के साथ कहा, मंदिर के बाहर जो बूढ़ा भिखारी बैठा है उसे अंदर बुलाइए, तुरंत। दोस्तों, बस ये सुनते ही कोर्ट में भूचाल आ गया। हलचल मच गई। हर कोई हैरान। क्या कहा? एक भिखारी को? वकील एक दूसरे की ओर देखने लगे। माय लॉर्ड, क्या गलती से? कोई पत्रकार ने कैमरा उठाया, लेकिन सख्त नजरों ने रोक दिया। आरोपी के वकील ने फुसफुसाया, ये क्या तमाशा है? आखिर जज साहब क्या करने वाले हैं? बाहर कचहरी के गेट पर खबर फैल गई। पत्रकार दौड़े, लेकिन अंदर घुस नहीं सके। सन्नाटा फिर पसर गया, लेकिन अब भय, डर का सन्नाटा था। हर कोई सोच रहा था, ये भिखारी कौन? क्यों बुलाया गया? क्या इसका घोटाले से कोई लेना देना? बाबा वहीं मंदिर के बाहर बैठे थे। उनकी पुरानी चादर लिपटी हुई, जो हवा में हल्के से लहरा रही थी। कटोरी में 2-4 सिक्के चमक रहे थे, शायद किसी राहगीर ने डाले हों। पास में कुछ चिड़ियां दाने चूंग रही थीं, बिना डरे। बाबा की आंखें बंद थीं, जैसे ध्यान में लीन। तभी 2 कांस्टेबल पहुंचे। उनके जूते की आवाज पर बाबा की आंखें खुली। कांस्टेबल ने सलाम ठोका और बोला, बाबा, जज साहब ने आपको बुलाया है, अंदर चलिए। बाबा की आंखें अचानक भर आईं। एक पल के लिए चेहरा सख्त हो गया, जैसे कोई पुरानी याद जागी हो। फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया, कांपते हाथों से छड़ी पकड़ी और खड़े हुए। 4 कदम चलने में जैसे पूरी उम्र लग गई। पैर कांप रहे थे, लेकिन चाल सीधी, बिना सवाल किए, बिना विरोध के। वो चल पड़े। कांस्टेबल आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। रास्ते में लोग देखने लगे, ये कौन, कहाँ जा रहा? लेकिन बाबा की नजरें सीधी, जैसे मंजिल पता हो। तभी कोर्टरूम का भारी दरवाजा चरमरा कर खुला। ठंडी हवा अंदर घुसी और दाखिल हुए वो फटे हाल बूढ़ा भिखारी। उसके कपड़े इतने पुराने और मैले थे कि जमीन से घिसते घिसते उनका रंग मिट चुका था। एक समय सफेद धोती अब काली पड़ चुकी थी। कमीज के बटन गायब, कंधे नंगे, पैरों में चप्पलें ऐसी कि उंगलियां बाहर झांक रही थीं। हाथ में छड़ी जो ठक ठक कर चल रही थी। आंखों पर धुंधले चश्मे जो समय की मार झेल चुके थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पूरा कोर्ट हिल गया। लोगों की नजरों में तिरस्कार उमड़ पड़ा। फुसफुसाहटें शुरू। ये यहाँ क्या कर रहा है? जज साहब ने गलती से बुला लिया होगा। भिखारी कोर्ट में लगता है भीख मांगने चला आया। शायद रास्ता भटक गया। कोई हल्की हंसी उड़ी, लेकिन जल्दी दब गई। वकील ने नाक से कोड़ी, आरोपी ने सिर झटका, पत्रकार ने कैमरा छिपा लिया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने सबको पत्थर बना दिया। जस्टिस अयान शंकर अपनी ऊंची कुर्सी से धीरे धीरे खड़े हो गए। एक जज जो कभी किसी मंत्री, किसी बड़े नेता के सामने नहीं झुका, आज एक भिखारी के लिए उठ खड़ा हुआ। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में नमी, जैसे बरसों पुराने आंसू बहने को तैयार। पूरा कोर्ट सांस थाम लिया। वकील खड़े हो गए, लेकिन हैरानी से। पुलिस वाले सलाम ठोकने को तैयार। आरोपी का चेहरा पीला। आखिर क्यों? फुसफुसाहटें गूंजे। क्यों एक भिखारी के लिए जज साहब खड़े हो गए? क्या रिश्ता है? बाबा धीरे धीरे अंदर आए। उनके कांपते कदमों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। ठक ठक। कटोरे के सिक्के की हल्की झंकार मिलकर एक अजीब संगीत बना रही। उनके फटे कपड़े, झुकी कमर, थका चेहरा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास जो अमीरों में नहीं, रसूखदारों में नहीं, बल्कि इस फकीर में था, जैसे कोई राजा वेश बदल कर आया हो। जज साहब ने एक पल के लिए सिर झुकाया, मानो सलाम दे रहे हों, मानो सम्मान प्रकट कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमी कपकपी भरी आवाज में कहा, उन्हें बैठने दो, सामने वाली बेंच पर। कोर्ट के लोग एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। वो बेंच जहां बड़े बड़े अफसर, नेता और गवाह बैठते हैं, आज एक भिखारी के लिए खाली कर दी गई। कांस्टेबल ने बाबा को सहारा दिया, लेकिन बाबा ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। धीरे धीरे वो बेंच तक पहुंचे। बैठते समय छड़ी दीवार से टकराई। एक हल्की आवाज आई। बाबा बैठ गए। उनके चेहरे पर न घमंड न डर, बस एक गहरी शांति, जैसे कोई समुद्र शांत हो, लेकिन अंदर तूफान छिपा हो। जज साहब फिर कुर्सी पर बैठे, लेकिन उनकी नजरें बाबा पर टिकी। कुछ पल का सन्नाटा,
ऐसा सन्नाटा जिसमें सुई गिरने की आवाज सुनाई दे। फिर जज साहब ने पूछा, आपका नाम? बाबा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो समय नष्ट नहीं कर सका। नाम अब नाम नहीं रहा साहब, समय ने सब छीन लिया। यादें बची हैं, बस वही। कोर्ट में सन्नाटा और गहरा गया। हर कोई सांस रोके सुन रहा था। वकील की कलम रुक गई, आरोपी का चेहरा बदल गया। जज साहब चुप रहे। उनकी आंखों में यादों का सैलाब उमड़ रहा था। पुरानी तस्वीरें, पुराने वादे, पुराने दर्द। फिर वे खुद कुर्सी से उतरकर बाबा के पास पहुंचे। आइए, आप यहाँ बैठिए आराम से। बाबा ने सिर हिलाया। पूरा कोर्टरूम बिजली की तरह स्तब्ध। एक भिखारी जिसके कटोरे में सिक्के तक कम थे, आज उसी बेंच पर विराजमान जहां शहर के कर्णधार डरते थे। दोस्तों, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये बीते अतीत की टकराहट थी, एक अधूरी किस्मत का सामना, एक ऐसा राज जो जज को अपनी कुर्सी से उतार फेंकने पर मजबूर कर गया। बाबा की आंखों में वो कहानी झलक रही थी। क्या वो सच में भिखारी था, या उसके पीछे छिपी कोई सच्चाई जो पूरे शहर को हिला देगी? क्या वो जज का पुराना गुरु था, या कोई खोया हुआ रिश्तेदार, या फिर घोटाले का एक गुप्त गवाह? हर कोई सोचने लगा, ये बूढ़ा कौन? क्यों जज साहब, शहर के सबसे ईमानदार और सख्त जज, आज उनके सामने नतमस्तक हो गए? कहानी अभी बाकी है दोस्तों, लेकिन ये पल ही इतिहास बन गया। एक भिखारी ने साबित कर दिया कि सम्मान कपड़ों से नहीं, आत्मा में होता है। और अब कोर्ट की बहस रुक चुकी थी। अब शुरू हो रही थी एक नई सुनवाई, सच्चाई की सुनवाई। तभी कोर्टरूम में एक जोरदार आवाज गूंजती है। आप सभी के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उनका जवाब मैं देता हूं। आप लोगों को बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि इस कोर्टरूम में एक भिखारी क्यों खड़ा है, और जज साहब उससे इतने आदरपूर्ण तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर कोर्टरूम में फिर से सन्नाटा पसर जाता है। सभी की फुसफुसाहटें बंद हो जाती हैं और कमरे में एक शांति की लहर दौड़ जाती है। बाबा अपने अतीत को बताना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कौन है ये भिखारी बाबा, और जज साहब ने इनको इतना सम्मान क्यों दिया है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बेटा, रास्ते में केले का छिलका नहीं डालते, और पास पड़े झाड़ू से 75 वर्षीय वृद्ध अशोक जी रोड पर झाड़ू लगाने लगते हैं। तभी उनके पास आकर एक कार खड़ी होती है और कार का शीशा खोलकर चिप्स के खाली पैकेट बाहर फेंक देते हैं और अशोक जी पर हंसकर बोलते हैं, तेरी यही औकात है बूढ़े, हेले चिप्स के पैकेट भी उठाकर फेंक देना। और कार से निकलकर राकेश और बबीता उन पर हंसने लगते हैं। अशोक जी उनकी तरफ देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं। फिर वे बोलते हैं, खड़े खड़े हम लोगों का मुंह क्या ताक रहे हो? और राकेश उनके मुंह पर पान मसाला चबाते हुए 1000 रुपए के 4 नोट फेंक कर मारता है और बोलता है कि जल्दी से साफ कर बूढ़ा, इतने पैसे तो तुझे किसी के घर में काम करने पर भी नहीं मिलेंगे, चल साफ कर जल्दी से। और राकेश व बबीता अशोक जी के ऊपर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक बहुत जोर से तमाचे की आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम सर से ऐसे बात करो? राकेश पुलिस वालों को देखकर एकदम शक-पकाता सा है और बोलता है, अरे सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये बूढ़ा कोई सर्वर नहीं है। तभी राकेश की दूसरे गाल पर चटाक से दूसरा तमाचा पड़ता है और वो पुलिस वाला बोलता है, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो अभी तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिर वो पुलिस वाला अशोक जी से बोलता है, सर आपकी मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, आपका सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए सर जी। अशोक जी के सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी होती है और अशोक जी उसमें बैठकर चले जाते हैं। इधर राकेश अपने गाल पर हाथ रख के उन्हें ताकता ही रह जाता है। तभी राकेश की पत्नी बबीता बोलती है, इस बूढ़े को सर बोल रहा है, क्या ये पागल है? और हक्की बक्की वो भी उन्हें ताकती रह जाती है। अशोक जी मीटिंग हॉल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन तभी मीटिंग में थोड़ा टाइम था तो अशोक जी बाहर ही पड़े सोफे पर बैठे अपने अतीत को सोचने लगते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। 70 वर्षीय अशोक जी पार्क में पड़ी एक टीन सेट के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे ठंड के कारण ठिठुर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कई दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया हो। बारिश तेज होने के साथ साथ हवा भी तेज चल रहे थे। इस कारण अशोक जी के फटे कपड़े भी उड़ रहे थे। वे बार बार अपने फटे कपड़ों से अपने बूढ़े कांपते शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रहे थे और ठंड के कारण कांपते हुए अशोक जी अपनी किस्मत को कोस रहे थे। बारिश को होते होते 1 घंटा हो गया था।
वो ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, उस समय तक 7-8 साल की प्यारी सी बच्ची अपनी छोटी सी साइकिल चलाते हुए पार्क में आती है और साइकिल से उतरकर पार्क से भरे पानी में कूदकर खेलने लगती है। तभी उस बच्ची की नज़र पार्क में बैठे बूढ़े अशोक जी की तरफ जाती है और वो दौड़कर उनके पास आकर उनसे बोलती है, दादाजी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको ठंड लग जाएगी। दादाजी? अशोक जी ने जब उस बच्ची के मुंह से दादाजी सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि आज तक किसी ने उन्हें इतने प्यार से नहीं बोला था। लेकिन अशोक जी उस फूल सी बच्ची को ढंग से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही कम थी। उन्हें बहुत ही धुंधला-सा दिखाई पड़ता था। तभी वो बच्ची अशोक जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोलती है, अरे दादाजी आपको तो बुखार है। तभी अशोक जी उस बच्ची का हाथ हटाते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा मुझे मत छुओ, तुम भी बीमार हो जाओगी। तो वो बच्ची हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दादाजी, मेरी माँ डॉक्टर है, वो मुझे तुरंत ठीक कर देंगी। और फिर वो अशोक जी का हाथ पकड़कर बोलती है, आप चलो हमारे घर, मैं आपको दवा दिलाऊंगी दादाजी, चलो ना दादाजी। अशोक जी के लाख मना करने के बाद भी वो बच्ची नहीं मानी और वहीं खड़ी रही। तो अशोक जी उस बच्ची से बोलती हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्ची बोलती है, अरे दादाजी आप कितने भुलक्कड़ हो, आपने ही तो मेरा नाम रखा था और आप ही भूल गए। अशोक जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो वो उस बच्ची को ढंग से देख पा रहे थे और ना ही उसकी आवाज़ उन्होंने आज से पहले कभी सुनी थी। फिर वो बच्ची हंसकर बोलती है, हो सकता है दादाजी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तभी आप सब कुछ भूल गए हो, और मैं तो आपकी पोती परी हूँ। और उनको खींचती हुई बेंच से उठाने लगती है। अशोक जी बोलते हैं, बेटा ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। अरे दादाजी आप उम्र के साथ साथ सटिया भी गए हो, और मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। आप मेरे दादाजी हो, मैं किसी को ऐसे ही थोड़े ना अपने घर ले जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अशोक जी ने बड़े ही प्रेम से बोला, लेकिन परी तो उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। चलो ना दादाजी अपने घर चलो। उस प्यारी सी बच्ची की जिद के आगे अशोक जी की एक न चली। वो अपनी लाठी उठाते हुए धीरे धीरे बेंच से उठते हैं। लेकिन बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तभी परी बोलती है, अरे दादाजी मैं हूं ना आपके साथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो, अपना घर पास में ही है। छोटी सी परी अशोक जी का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे धीरे अपने घर के मेन गेट तक ले जाती है, और गेट खोलकर जैसे ही अंदर घुसती है तो अंदर से उसके पापा अमित की आवाज़ आती है, परी बेटा ऐसे अकेले कहाँ गई थी? अब तुम बहुत शैतान हो गई हो। तुमसे मैंने मना किया था कि ऐसे बाहर अकेले नहीं जाते। अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। अमित अपने बेटे परी को घर के बाहर वाले रूम से थोड़ी कड़क आवाज में बोल रहा था। तभी परी अशोक जी का हाथ छोड़कर उनसे बोलती है, आप यहाँ रुकना, मैं अभी पापा को बुलाकर लाती हूँ, और दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। इधर अशोक जी परी के पापा अमित की आवाज़ सुनकर सोचते हैं कि उन्हें घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं उन्होंने मुझे धत्कार कर भगा दिया और मेरी वेशभूषा भी तो ऐसी ही है। वैसे भी अशोक जी की हालत देखकर कोई भी उनसे ढंग से बात नहीं करता था, तो घर में घुसने की बात तो दूर की बात है। और वे सोचते हुए, परी तो अभी छोटी बच्ची है, उसे ये सब कहाँ पता है कि कौन छूत है और कौन अछूत। ऐसा सोचते हुए डंडी के सहारे वे धीरे धीरे उनके घर से चले जाते हैं। इधर कमरे में जैसे ही परी पहुंचती है तो वो अपने पापा की उंगली पकड़कर खींचने लगती है और बोलती है, पापा बाहर चलो ना, मुझे आपको दादाजी से मिलवाना है, चलो ना पापा। परी की बात सुनकर अमित बोला, बेटा फिर तुम शरारत करने लगी। बोला ना दादाजी अब भगवान जी के पास चले गए हैं। तुम ना बहुत शैतान हो गई हो। और प्यार से उसको गोद में उठा लेता है। अब तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। नहीं पापा, देखो ना दादाजी बाहर खड़े हैं, उन्हें बुखार भी है, उनको सर्दी भी लग रही है, आप पहले बाहर चलकर देखो ना। परी के बार बार कहने पर अमित बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। तो वो बोलता है, बेटा यहाँ पर तो कोई नहीं है। नहीं पापा, यहाँ मेरे दादाजी थे, मैं उनको उनका हाथ पकड़कर यहाँ लाई थी, वे यहीं पर खड़े थे, मैं सच बोल रही हूँ पापा। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, अब रो नहीं, कल तो मेरी प्यारी सी गुड़िया का बर्थडे है, मेरी प्यारी गुड़िया को क्या चाहिए। लेकिन परी तो एक ही बात की रट लगाई हुई थी, दादाजी यहीं तो थे, मुझे मेरे दादाजी चाहिए। तभी अमित थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, बस हो गया, अब चुप हो जाओ। पापा की तेज चिल्लाने से परी रोते रोते सो जाती है,
क्योंकि आज रविवार था तो बैंक की छुट्टी के कारण अमित घर पर ही था। लेकिन परी की मां आराधना डॉक्टर होने के कारण रविवार को भी गरीब बस्तियों में गरीब लोगों का इलाज करने जाती थी। शाम को जब आराधना जी घर पर आती हैं तो वो परी को उदास बैठी देखकर बोलती हैं, अरे मेरा बच्चा, आज मुंह बनाकर क्यों बैठी है? क्या पापा ने डांटा? तो परी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, पापा ने मुझे डांटा, मैं पापा से बात नहीं करूंगी, वो बहुत गंदे हो गए हैं, मैं उनसे खफा हूं। तभी अमित मुस्कुराता हुआ देखता है, अच्छा मेरी बेटी मुझसे गुस्सा है, देखो तो जरा। तो परी बोलती है, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरे दादाजी को लेकर नहीं आओगे। अरे बेटा, इतनी बार तुमसे बोला है, दादाजी अब नहीं आ सकते, वो भगवान के पास चले गए हैं। नहीं पापा, मेरे दादाजी यहीं थे। तभी आराधना अमित को आश्चर्य भरी निगाहों से देखती है। तो अमित बोलता है, अरे ये सुबह सुबह बारिश धीमी होने के कारण छुपकर घर से बाहर निकल गई थी, तो मैंने इसको डांट दिया, तब से मुझसे गुस्सा है और सुबह से ये दादाजी की रट लगाई पड़ी है। तो आराधना अपनी छोटी सी बच्ची का मन समझते हुए बोलती है, ठीक है, हम भी तुम्हारे दादाजी को ढूंढने चलेंगे। अब ठीक है ना, अब तो हंसो, मेरी छोटी सी परी बहुत जिद्दी हो गई है। परी अपनी माँ की बात सुनकर खुश होकर अपने माँ के गले लग जाती है और रात में अपने दादाजी के बारे में बातें करते करते सो जाती है। उसके सोने के बाद आराधना और अमित भी सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये भी संभव नहीं कि उसके दादाजी जिंदा हों। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। वे दोनों अपनी बच्ची का भ्रम मानकर सो जाते हैं। सुबह जैसे ही परी उठती है तो अमित और आराधना दोनों ही अपनी प्यारी सी बच्ची को एक साथ बढ़ते विश करते हैं और उसको सुबह सुबह नहलाकर मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। आज अमित और आराधना दोनों ने ही अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। आज परी को बड़े प्यार से सजाकर वे दोनों ही पास के माता रानी के मंदिर जाते हैं। आज तो परी भी बहुत खुश थी। अमित और आराधना परी के हर जन्मदिन पर उसे पास के माता रानी के मंदिर में जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें बेटी हुई थी। इसलिए वो हर साल माता रानी का दर्शन करके उनको धन्यवाद देते थे, क्योंकि शादी के 7 साल बाद इसी मंदिर में मन्नत मांगने के बाद आराधना को मां बनने का सुख प्राप्त हुआ था। अमित और आराधना हर साल इस मंदिर में जाकर गरीबों को खाना देते और कुछ देर बैठकर माता रानी की पूजा अर्चना करते। आज भी उन्होंने सबसे पहले माता रानी की पूजा अर्चना की। उन दोनों ने मिलकर जो भोजन तैयार किया था उसको गरीबों में बांटा और कुछ देर के लिए मंदिर के प्रांगण में बैठ गए तो परी वहां पर खेलने लगी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां सूखे पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा कर रहा था। परी की नजर जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी तो वो फिर से उनके पास दौड़कर गई। अरे दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? परी की आवाज सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति यानी अशोक जी चौंक जाते हैं। वैसे तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वे परी की आवाज को अच्छे से पहचान चुके थे। परी आगे बोलती है, अरे दादाजी, कल आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद मैं कितना रो रही थी। आप बहुत गंदे हैं, आप हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हो। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तभी परी भाग कर जाती है और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर ले आती है और बोलती है, ये देखो पापा, दादाजी। माँ देखो ना, ये रहे मेरे दादाजी। पापा, आप कल बोल रहे थे कि दादाजी नहीं है, ये देखो मेरे दादाजी। अमित और आराधना जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति अशोक जी को देखते हैं तो वो भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि अशोक जी की बहुत ज्यादा शक्ल अमित के पिता से मिलती थी। तभी परी अशोक जी को दादाजी बोल रही थी, जबकि अमित के पिता का निधन 2 वर्ष पहले ही हो गया था। माँ देखो ना, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कल बुखार भी था, आप इनको देखो ना। ऐसा बोलते हुए परी आराधना का हाथ पकड़कर अशोक जी के हाथ पर रख देती है। तो आराधना देखती है कि अशोक जी को तो वास्तव में बुखार है। तभी शोर सुनकर मंदिर के पुजारी भी वहां आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं, अरे बेटा, ये तो बहुत दुखी हैं, इन पिताजी को तो सही से दिखाई भी नहीं पड़ता। ये कभी कभी यहाँ आ जाते हैं और बैठकर घंटों रोते रहते हैं। कभी मन ठीक होता है तो ऐसे ही मंदिर के पत्ते इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन लगता है बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसा बोलते हुए मंदिर के पुजारी आरती के लिए चले जाते हैं। तभी परी बोलती है, माँ दादाजी को दवा दो ना, मेरे दादाजी जल्दी ठीक हो जाएं और फिर वे मेरे साथ खेलने लगें, क्योंकि आप लोग तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरे दादाजी को घर पर ले चलो ना। आराधना वैसे भी एक डॉक्टर थी। उसने जैसे ही अशोक जी को ऐसी हालत में देखा तो वो उनको अपने घर पर बुला लाती है और उनको 1 गिलास दूध के साथ दवा खाने को देती है। दवा खाने के बाद अशोक जी उनके घर से जाने लगते हैं तो परी उनका हाथ पकड़कर बोलती है, दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ दादाजी, अब आप कहीं मत जाइए।
और रोने लगती है। तो आराधना और अमित उनसे बोलते हैं, आप अभी कहीं मत जाइए, अभी आपको बुखार भी है और आप इस हालत में नहीं है कि कहीं जा सकें। तब अशोक जी बोलते हैं, बेटा मेरा क्या है, कहीं भी सो जाऊंगा। तुम लोग बेटा परेशान ना हो, तुम लोगों ने इतना कुछ किया, कौन करता है किसी अनजाने के लिए। सभी मुझे धुतकारते रहते थे, सभी मेरी इस दशा से दूर भागते हैं। बेटा तुम लोगों को हमेशा भगवान खुश रखे। तभी आराधना बोलती है, अरे नहीं, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आपको हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे। वैसे भी परी आपको दादाजी बोल रही है, इस नाते तो आप हम लोगों के पापा जी हुए ना, तो अब आप यहीं पर आराम से रहिए। इतनी प्यार भरी बातें सुनकर अशोक जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां रुकने के लिए मना नहीं करते। इधर कुछ दिन बीतते हैं तो अशोक जी के शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ जाता है। उनको सही समय पर दवा, खाना, फल और जूस मिलने से वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नजर आने लगते हैं। इधर परी भी उनके साथ बहुत खुश रहती और अशोक जी उसको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते। भले ही अशोक जी को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो छोटी सी परी का अच्छे से ख्याल रखते। परी उनके साथ बैठकर उनकी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनती और अशोक जी परी के बालों को सहलाते हुए पुरानी जिंदगी की मधुर यादें साझा करते। परी उनके पैर दबाती, दादाजी आपको थकान तो नहीं हो रही? और अशोक जी मुस्कुराते, नहीं बेटा, तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा तरोताज़ा रहता हूँ। तुम मेरी छोटी परी हो, मेरी जान हो। परी भी अपने दादाजी का अच्छे से ख्याल रखती, क्योंकि घर का काम करने के लिए दो दो नौकर भी थे जो पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक घर के काम करते थे। इधर आराधना और अमित ने अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा था और उन्होंने इसके साथ ये भी देखा कि उनकी बेटी परी अशोक जी के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें भी सीख रही है तथा उसका जिद करना भी बिल्कुल कम हो गया था। एक दिन आराधना अशोक जी के कमरे में आती है और उनसे बोलती है, पापा जी कल हम लोग आपकी आंखें टेस्ट करवाने चलेंगे। तो अशोक जी बोलते हैं, बेटा मेरी आंखें तो बहुत साल पहले ही खराब हो गई थीं, तुम मुझ बूढ़े पर ज्यादा पैसे बर्बाद मत करो। वैसे भी तुम लोगों ने मुझ अभागे को सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी, ये क्या कम है बेटा? तो आराधना बोलती है, अरे नहीं पापा जी, आप इतना मत सोचिए, क्योंकि यहाँ शहर में आंखों के ऑपरेशन का एक शिविर लगा है जहाँ दुनिया भर के मशहूर आंखों के डॉक्टर आएंगे और वे बिल्कुल फ्री में आंखों का इलाज करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा बेकार में तुम लोग परेशान हो जाते मुझ बूढ़े पर। लेकिन अमित और परी के कहने पर अशोक जी मान जाते हैं और आराधना उनको डॉक्टर के पास ले जाती है। तो डॉक्टर उनकी आंखों की टेस्टिंग करते हैं तो वे बोलते हैं कि पिताजी की आंखों की रोशनी आने के 50% चांस हैं, मगर इनका 8 महीने तक इलाज चलेगा। इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो आराधना बोलती है, डॉक्टर साहब आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। खर्चे की बात सुनकर अशोक जी आराधना को मना करते हैं, बेटा रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन आराधना उनकी बात को नहीं सुनती है। एक दिन आराधना और अमित बैठे चाय पी रहे थे और साथ में अशोक जी भी बैठे थे। तो आराधना उनसे पूछती है, पापा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? तो अशोक जी बोलते हैं, पूछो बेटा, जरूर पूछो। पापा जी आपका भी तो परिवार होगा, आपके भी तो बच्चे होंगे, फिर आप इस अवस्था में कैसे पहुंच गए? तो अशोक जी उदास मन से बोलते हैं, हाँ बेटा, भरा पूरा परिवार था मेरा, लेकिन अब पता नहीं सब कहाँ है। आराधना उत्सुकता से पूछती है और बोलती है, पिताजी फिर हमें भी उनके बारे में बताइए। अशोक जी बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उन्होंने बताया कि वो कभी शहर की कचहरी में एक मशहूर वकील थे। अशोक जी, जिनका पूरा नाम अशोक नारायण तिवारी था, गरीबों के लिए मुफ्त में केस लड़ते थे। वे सरकारी अधिकारियों से आंख मिलाकर सवाल करते, कभी घूस नहीं लेते। उनकी जुबान पर हमेशा न्याय का नाम रहता, लेकिन जीवन ने उनके साथ ऐसा खेल खेला कि न्याय की किताबें उन्हें ही सजा देने लगीं। अशोक जी के 2 लड़के संजीव और राकेश थे। मेरा बड़ा बेटा संजीव की पत्नी सुलेखा और उसका एक बेटा मोहित है। मेरा दूसरा बेटा राकेश और उसकी पत्नी बबीता है। उसके 2 बेटे राजू और पवन हैं। संजीव और राकेश बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक थे जो रियल एस्टेट के धंधे में उतरना चाहते थे, लेकिन उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी, बैंक लोन नहीं देते थे। बबीता, जो एक चालाक और लालची महिला थी, ने राकेश को सलाह दी
कि सारी संपत्ति और दस्तावेज अशोक जी के नाम पर रखें। पापा तो वकील हैं, उन्हें क्या पता चलेगा, हम अपना काम निकाल लेंगे, बबीता ने कहा। राकेश सहमत हो गया और इन सब ने संजीव और सुलेखा ने भी उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने अशोक जी के नाम पर जमीनें खरीदी, लोन लिए और एक बड़ा रियल एस्टेट घोटाला शुरू कर दिया। फर्जी दस्तावेज, अवैध निर्माण और निवेशकों को ठगना, ये सब अशोक जी के नाम से चल रहा था। अशोक जी को इसकी भनक तक नहीं थी। वे दिन रात कोर्ट में व्यस्त रहते, घर आकर थककर सो जाते। राकेश और बबीता घर में उनके साथ अच्छा व्यवहार करते। संजीव और सुलेखा भी अशोक जी की हर बात का कहना मानते, लेकिन पीठ पीछे उनका नाम इस्तेमाल कर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। एक दिन सब कुछ उजागर हो गया। पुलिस जांच में घोटाला सामने आया। सारे दस्तावेज अशोक जी के नाम पर थे। राकेश और संजीव ने खुद को बचाने के लिए झूठे गवाह करे और सबूत मिटा दिए। अशोक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अशोक जी के पास कोई सबूत नहीं था कि वे निर्दोष हैं। राकेश ने गुपचुप तरीके से कुछ दस्तावेज बदल दिए थे। वकील दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि बेटे के खिलाफ बोलें, लेकिन अशोक जी चुप रहे। उनको मानो एक धक्का सा लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके दोनों बेटे ऐसा कुछ गलत काम कर सकते हैं। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास था। मैंने जीवन भर कानून की रक्षा की, लेकिन कानून के सामने आज मैं खुद ही दोषी साबित हो गया। जज ने उन्हें दोषी ठहराया। सारी संपत्ति जब्त हो गई। अशोक जी को 5 साल की सजा सुनाई गई। जेल में वे चुपचाप सजा काटते रहे। हर रात वे सोचते, सजा तो खत्म होगी, राकेश और संजीव मुझे गले लगाएंगे, बबीता और सुलेखा घर में स्वागत करेंगी। लेकिन जब जेल से बाहर निकले तो गेट पर कोई नहीं था। घर जाकर देखा तो राकेश और संजीव ने चिल्लाकर कहा, आपकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी, सब बेचना पड़ा। अब यहां मत रहो, निकल जाओ। सुलेखा और बबीता ने ताना मारा, वकील साहब अब भिखारी बनकर रहो, हमने तो अपना रास्ता देख लिया। अशोक जी धैर्य में रहने की कोशिश करते, लेकिन बेटों और बहू का व्यवहार दिन ब दिन बुरा होता गया। खाना नहीं देते, ताने मारते, कभी कभी हाथ भी उठाते। तुम्हारी वजह से हम बेघर हो गए, राकेश चीखता। सुलेखा कहती, बूढ़े हो गए हो, अब क्या फायदा, बाहर जाओ भीख मांगो। अशोक जी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वे रातों को सो नहीं पाते, पुरानी यादों में खो जाते। शरीर भी कमजोर हो गया। भूख, तनाव और अपमान ने उन्हें तोड़ दिया। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगे। बीमारी का प्रभाव उनकी आंखों पर भी पड़ा, लेकिन उनके बेटे बहू उनके स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल बेपरवाह थे। इसलिए अशोक जी को बहुत ही कम दिखाई देने लगा। क्योंकि मुझे ढंग से दिखाई देना भी बंद हो गया था, इसलिए मैं अपने कामों के लिए भी उन पर आश्रित हो गया था। मेरी बड़ी बहू सुलेखा अपने पति से बोलती कि उसे ही मेरा पूरा काम करना पड़ता है। उधर बबीता भी अपने पति से बोलती, दीदी तो बैठी रहती है, मुझे ही पापा का सारा काम करना पड़ता है। इस बूढ़े ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। तो संजीव अपनी पत्नी बबीता से बोलता है, हाँ बबीता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पापा जी को कहीं छोड़कर भी नहीं आ सकते हैं। अब झेलना तो पड़ेगा ही। पता नहीं इनको भी बुढ़ापे में कौन सी टेंशन खाए जा रही है। अब अंधे होकर बैठ गए, अब भुगते हम लोग। फिर संजीव बोलता है कि हम इनके लिए नौकर भी नहीं रख सकते। अगर नौकर हम रखेंगे तो उसका खर्च भी हम लोगों को झेलना पड़ेगा। भाभी तो देने वाली नहीं है। तो बबीता अपने पति संजीव से बोलती है, आप बड़े भैया से बात करके देखो ना, शायद कोई हल निकल आए। तो राकेश बोलता है, देखता हूं। दूसरे दिन जब राकेश ने अपने बड़े भाई संजीव से इस संबंध में बात की और बोला, भैया पापा जी का सारा काम मेरी पत्नी को ही करना पड़ता है, तो उसकी बात सुनकर संजीव बोलता है, अरे नहीं, तुम्हारी बीवी तो आराम भरमा रही है, जब देखो पापा जी मेरी ही पत्नी का सर खाए रहते हैं। दोनों में इस संबंध में काफी समय तक झगड़ा होता रहा। फिर दोनों ने ये निर्णय लिया कि एक नौकर पापा जी की देखभाल के लिए रखा जाए, जिसका खर्चा आधा आधा राकेश और संजीव उठाएंगे। 2-3 दिनों में ही मेरे लिए एक नौकर रख दिया गया, लेकिन ये बात भी दोनों की पत्नियों को हजम नहीं हुई। वे उस नौकर को भी परेशान करने लगी। वो नौकर मेरे काम करने के बजाय उन दोनों का ही काम करने लगता। अगर वो नौकर कभी पहले बड़ी बहू का काम करने लगता तो बबीता गुस्सा हो जाती
और अगर वो बबीता का काम करने लगता तो सुलेखा गुस्सा हो जाती। मेरे काम का तो बहाना था कि वो मेरा ही काम करता है। एक दिन वो नौकर उन दोनों के नाटकों से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। उसने झूठ बोल दिया कि उसे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं। जिस दिन वो नौकर काम छोड़कर गया, उस दिन कोई भी मेरे कमरे में खाना लेकर नहीं आया। मैं भूख के मारे व्याकुल दोनों बहुओं को आवाज़ दे रहा था, लेकिन कोई भी मुझे खाना देने नहीं आया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो जैसे तैसे रसोई घर में गया। मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मेरा हाथ धोखे से कांच के जग पर लग जाता है तो वो ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। जब जग टूटने की आवाज़ से दोनों बहुएं अपने कमरे से निकलकर आती हैं और टूटा जग देखकर बोलती हैं, इस बुढ़े ने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है। इसने पहले परेशान करके नौकर को भगा दिया, अब इतना महंगा जग भी तोड़ दिया है। खर्चे पर खर्चे करवा रहा है। आज तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और वे दोनों मुझे मारने लगी। मैं ज़मीन पर गिर गया, लेकिन वे दोनों मुझे बेरहमी से मारने में लगी थीं। ऊपर से वे दोनों मुझे मार रही थीं, नीचे से मेरे शरीर में ज़मीन पर फैले कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। मैंने अपनी बहुओं से रोते हुए विनती की, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। मैं दर्द से कराह रहा था, वो मुझे मार रही थीं। जब मार मार कर थक गईं तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। मैं दर्द से कराहता पड़ा रहा। फिर भी जैसे तैसे मैं अपने कमरे में पहुंचा। मेरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन मरहम तक लगाने वाला कोई नहीं था। मैं पूरी रात दर्द से कराहता रहा, लेकिन कोई भी मुझे देखने नहीं आया। 2-3 दिनों के बाद मेरे शरीर पर लगी चोटों से पस भी निकलने लगा, तो उन लोगों ने मेरे पास आना भी बंद कर दिया। मैं अपना काम बड़े ही मुश्किल से करता, लेकिन अगर मैं काम करते करते गिर जाता तो मेरी दोनों बहुएं मुझ पर खूब हंसतीं। एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में गिरकर बेहोश हो गया, तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं यहाँ कैसे, तो नर्स ने बोला, कुछ लोग आपको यहाँ छोड़कर चले गए। वे लोग बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने उनको पैसे दिए थे कि वो लोग आपको इस सरकारी अस्पताल में छोड़ दें। बेटा, जब तक मैं अस्पताल में रहा तब तक मुझे कोई देखने भी नहीं आया। 1 महीने तक मैं अस्पताल में भर्ती रहा। जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो कोई भी मुझे लेने नहीं आया। मैं जैसे तैसे अपना सामान लेकर अस्पताल से चला। उन्होंने सिर्फ मेरे बैग में कुछ फटे पुराने कपड़े और मेरी एक पत्नी की पुरानी तस्वीर रख दी थी। तब से बेटा मैं ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूँ। उन्होंने मेरे बैग में 1 भी रुपया नहीं छोड़ा। अशोक जी बोलते हैं, बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन बच्चों को एक बूढ़े पिता को रखना ही भारी पड़ गया। और आंसुओं से भरी अपनी आंखें पोंछने लगे। उधर अशोक जी की कहानी सुनकर अमित और आराधना की आंखों में भी आंसू आ गए। इधर छोटी परी अशोक जी के आंसू पोंछते हुए बोलती है, दादाजी आप क्यों रो रहे हो? आप रो नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। और उनकी गोद में जाकर बैठ गई। आराधना अशोक जी से बोलती है, हाँ पापा जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम भी तो आपकी बेटी बहू की तरह हैं। और हाँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए, नहीं तो आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत गया। डॉक्टर ने अशोक जी की आंखें चेक की तो वे बोले, इनका ट्रीटमेंट सफल रहा, अब हम इनकी आंखों का ऑपरेशन कर सकते हैं और भगवान ने चाहा तो पिताजी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जब परी को इस बात का पता चला तो वो खुशी से उछल पड़ी कि अब तो मेरे दादाजी देख सकेंगे और अब मैं उनके साथ खूब खेलूंगी। अशोक जी भी परी की बातें सुनकर बहुत खुश होते, क्योंकि वो भी तो अपनी प्यारी सी परी का चेहरा देखना चाहते थे, क्योंकि उसने ही उनके दुख भरे जीवन में खुशियां भरी थीं। जिस दिन अशोक जी का ऑपरेशन होता है तो अशोक जी से डॉक्टर पूछते हैं, पिताजी आप सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहते हैं? तो अशोक जी बोलते हैं, मैं तो अपनी प्यारी गुड़िया परी का चेहरा देखना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अगले दिन अशोक जी की आंखों की पट्टियां खोली जाती हैं और अशोक जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने सामने फूल सी बच्ची परी को देखकर फूले नहीं समाते। वो उसे जी भर कर प्यार करते हैं। फिर वे आराधना और अमित से बोलते हैं, बेटा क्या तुम लोग एक बार मुझे मेरे घर ले जा सकते हो क्या? तो अमित और आराधना अशोक जी द्वारा बताए गए पते पर उनको उनके यहाँ ले जाते हैं। तो अशोक जी जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है। तो कोई अनजान व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। तो अशोक जी उस व्यक्ति से अपनी बेटी बहू के बारे में पूछते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आज से 2.5 साल पहले उन लोगों ने ये मकान हम लोगों को बेच दिया है। अशोक जी ये सुनकर दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं, लेकिन ये मकान तो उनके नाम था, तो वे लोग इसको कैसे बेच सकते हैं? तब वो व्यक्ति बोलता है,
पिताजी, मकान के कागजात पर आपके साइन थे। तो अशोक जी को समझ में आता है कि हो सकता है कि मेरे बेटे ने उनसे धोखे में साइन करवा लिया होगा जब वो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि उस टाइम उनके बेटे बहू ने उनसे कुछ हॉस्पिटल के कागजातों पर साइन करवाए थे। उस टाइम अशोक जी की आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए वो उनको पढ़ ना सके। वो ये सोचकर दम से वहीं बैठ जाते हैं। तभी अमित बोलता है, अरे पापा, आप चिंता न करें, आपका अपना घर है ना, आप हमारे पिता हैं, परी के दादाजी। चलो पापा। आराधना भी बोलती है, अरे पापा जी, आप फिर से परेशान होने लगे, चलो यहाँ से, नहीं तो आपकी पोती हम लोगों को भी घर में घुसने नहीं देगी। और आराधना और अमित अशोक जी को अपने साथ ले आते हैं। अब अशोक जी परी के साथ ही हंसते खेलते और उसको पढ़ाते भी। परी भी अपने दादाजी के साथ सारे काम खुशी खुशी करती है। वो उसे स्कूल भी छोड़ने जाते और उसको बुलाकर भी लाते थे। इधर आराधना और अमित को भी अशोक जी में अपने पिता ही दिखाई देते। वे भी उनकी दवाइयाँ, खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते। वे कहीं भी घूमने जाते तो वे अशोक जी को भी साथ ले जाते। उन दोनों को ऐसा लगता जैसे एक बड़े का आशीर्वाद उनको मिल गया। सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन की बात थी। उस दिन आराधना और अमित दोनों ही घर पर ही थे कि तभी अशोक जी ने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया। तो आराधना और अमित उनके कमरे में जाकर उनके साथ बैठ जाते हैं। तो अशोक जी अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाते हैं और उसको पीछे से खोलने लगते हैं। तो अमित बोलता है, अरे पापा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो अशोक जी अपनी पत्नी की तस्वीर को पीछे से खोलकर कुछ कागजात निकालते हैं और उसे आराधना के हाथों में थमा देते हैं और बोलते हैं, बेटा, इसको पढ़ो। तो आराधना उन कागजात को जब पढ़ती है तो दंग रह जाती है। तो अमित उसको इस तरह देखकर उसके हाथों से कागजातों को ले लेता है और वो भी उनको पढ़कर दंग रह जाता है और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो अशोक जी बोलते हैं, बेटा, आज मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तो आराधना बोलती है, पापा जी, ये तो किसी जमीन के पेपर हैं। तब अशोक जी बोलते हैं, हाँ बेटा, ये जमीन के ही पेपर हैं। ये जमीन मेरी पत्नी ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खरीदी थी और सोचा था कि इस जमीन को अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद देंगे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके आगे क्या हुआ वो सब तुम लोग जानते ही हो। लेकिन पापा जी, हम ये नहीं ले सकते। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये तुम्हारे एहसानों के बदले नहीं देना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मैंने जो सोचा था कि हम अपने बेटे और बहू को देंगे, लेकिन सगे बेटे बहू तो मेरे तुम लोग ही हो। वो तो बेटे बहू मेरे लिए मर गए हैं। प्लीज़ बेटा, मना मत करना, मैंने बड़े ही प्रेम से दिए हैं, मेरा प्यार समझ कर ही रख लो। तो दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उस जमीन की कीमत आज बहुत ज्यादा है, कम से कम 5 करोड़ की होगी, क्योंकि वहां पहले कुछ भी नहीं था। 5 साल के बाद ही वहां मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवे हो जाने की वजह से जमीन के दाम एकदम आसमान छूने लगे हैं। उनको तो खरीदना हम लोगों के लिए नामुमकिन है। पापा जी, हम ये नहीं ले सकते। हमने आपकी सेवा किसी लोभ में आकर नहीं की। प्लीज पापा जी, हम ये नहीं ले सकते। तब अशोक जी बोलते हैं, बेटा, ये जमीन हमने 6 साल पहले 30 लाख में खरीदी थी, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो रहने दो। ऐसा बोलकर अशोक जी उदास हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आराधना उनको ऐसा देखकर बोलती है, अच्छा ठीक है पापा जी, आप परेशान मत होइए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी कि हम इस जमीन पर एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, वो भी आपके नाम पर, और वहाँ पर गरीबों की फ्री में या बहुत ही कम पैसों में इलाज करेंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल की बागडोर आपके हाथ में ही होगी। ये बात सुनकर अशोक जी खुशी से चहक उठते हैं। अरे बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इस जमीन पर एक हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसे लगेंगे। तो अमित बोलता है, पापा जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये जमीन बहुत बड़ी है। अगर हम इसका कुछ हिस्सा बेच देंगे तो हमें उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, और कुछ हम उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लेंगे, जिससे हॉस्पिटल आसानी से बन जाएगा। सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। अमित तुरंत ही जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेच देता है और अपनी बैंक से लोन भी पास करा लेता है। हॉस्पिटल बनने का कार्य शुरू हो जाता है और 2 साल में उस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है। अशोक जी के हाथों से उस हॉस्पिटल का शुभारंभ कराया जाता है। उस हॉस्पिटल की प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे शहर में, फिर पूरे राज्य में और फिर पूरे देश में फैल जाती है। उस हॉस्पिटल में देश के नामी डॉक्टर बैठने लगते हैं। अशोक जी को भी इस सराहनीय कार्य के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा की जाती है।
अशोक जी अभी अभी सुबह नहा धोकर पूजा करके परी को स्कूल भेजने ही जा रहे थे कि तभी आराधना अशोक जी से बोलती है, पापा जी, आज हॉस्पिटल में एक दिन चेकिंग के लिए आ रही है, आपको जो मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान दिया जाना है उसके संबंध में। हॉस्पिटल में कुछ लोग चेकिंग करने आएंगे, इसलिए आपको वहां होना बहुत जरूरी है। ऐसा करिए पापा जी, आप परी को स्कूल भेजते हुए कार से वहां आ जाइएगा, या आप चाहें को मेरे साथ अभी भी चल सकते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। मैं अपनी पोती को स्कूल छोड़ते हुए वहीं पहुंच जाऊंगा। तभी परी और अशोक जी स्कूल के लिए निकलते हैं तो परी स्कूल के लिए जैसे ही कार से उतरकर थोड़ा सा चलती है तो अशोक जी ड्राइवर से बोलते हैं, तुम यहाँ रुको, मैं परी को भेज कर आता हूँ। तभी परी को अशोक जी केला खाने के लिए देते हैं तो वो केला खाकर सड़क पर छिलका फेंक देती है। तो अशोक जी उससे बोलते हैं, बेटा, सड़क पर ऐसी गंदगी नहीं फैलाते। तो परी उनसे सॉरी बोलती है और दौड़कर अपने स्कूल के मेन गेट में घुस जाती है। तभी अशोक जी पास पड़ी झाड़ू से उस छिलके को हटाने लगते हैं। तभी राकेश और बबीता की कार वहां आकर रुकती है और कार का शीशा खोलकर चिप्स की पैकेट फेंकने लगते हैं। तो उनकी नज़र अशोक जी पर पड़ती है तो वो बोलते हैं, तेरी बुढ़े यही औकात है, चलिए चिप्स के पैकेट भी साफ कर। जब अशोक जी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं तो वो कार से निकलकर 1000 की 4 नोट फेंककर बोलते हैं, खड़े खड़े हम लोगों का मुंह क्या ताक रहे हो? इतनी तो तुम्हारी औकात भी नहीं कि किसी घर में काम करके भी इतने पैसे कमा पाओ। और वे दोनों हंसते हुए बोलते हैं, चल जल्दी से साफ कर। तभी एक पुलिस वाला राकेश को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्यों तुम सर जी से ऐसे बात करो? तो राकेश पुलिस वाले से बोलता है, अरे सर जी, ये किसी के सर पर नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तभी दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और पुलिस वाला बोलता है, अगर ज्यादा बकवास की तो जेल के अंदर डाल दूंगा, फिर पीसते रहना चक्की वहां पर। तभी अशोक जी का कार का ड्राइवर कार लेकर आ जाता है और वो कार में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने बहू और बेटे से कुछ नहीं बोलते। तभी अचानक से अशोक जी के कान में आराधना की आवाज पड़ती है, अरे पिताजी, आप कहाँ खो गए? मैं आपको कितनी देर से बोल रही हूँ। पापा जी चलिए, मीटिंग शुरू होने वाली है। अशोक जी अपनी यादों के भंवर से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और अशोक जी मीटिंग रूम में चले जाते हैं। इधर मीटिंग चल रही होती है कि अचानक नर्स डॉक्टर आराधना को बुलाने आती है। मैडम, एक इमरजेंसी आ गई है जिसे आप ही हैंडल कर सकती हैं। तभी डॉक्टर आराधना मीटिंग रूम से बाहर आती हैं तो नर्स बोलती है, एक एक्सीडेंट का केस है, कपल का एक्सीडेंट हो गया है। पत्नी को तो ज्यादा चोट नहीं लगी है पर हस्बैंड की हालत गंभीर है, आप चलकर देख लीजिए। आराधना जब उस व्यक्ति को देखती है तो वो काफी गंभीर था। उसकी एक टांग बुरी तरह से जख्मी थी, साथ ही उसकी आंखों में भी चोट आई हुई थी। आराधना बोलती है, इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा और हो सकता है इनकी टांग को भी काटना पड़ सकता है और इनकी आंखों को भी हम कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है इनकी आंखों की रोशनी अब ना आए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी आंखें ठीक रहें। पास ही बेड पर लेटी औरत आराधना की बात सुनकर रोने लगती है और फिर बोलती है, इस सब में तो काफी खर्चा होगा। आराधना बोलती है, हाँ मैडम, हो सकता है इसमें 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा हो जाए, आपको जल्द से जल्द पैसा जमा करना पड़ेगा। आराधना की बात सुनकर वो औरत बोलती है, पर डॉक्टर साहिबा, हमारे पास तो इतने पैसे अभी नहीं हैं, प्लीज डॉक्टर साहिबा मेरे पति को बचा लीजिए। अभी आराधना उस औरत से बात कर ही रही थी कि तभी अशोक जी का आगमन होता है। क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी थी, वो तुरंत ही अशोक जी के पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की भीख मांग रही थी। तभी अशोक जी बोलते हैं, बेटा आराधना, मैं चाहता हूं कि इनका इलाज फ्री में कर दिया जाए। आराधना बोलती है, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वे ऐसा बोलकर अपने घर पर चले जाते हैं। 15 दिनों के बाद मुख्यमंत्री द्वारा अशोक जी को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल से जो भी कमाई होती थी उसको गरीबों के इलाज करने में और वृद्धा आश्रम को दान करने में और गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च किया जाता था। उस हॉस्पिटल की सिर्फ 20% कमाई ही वो अपनी पोती परी के नाम करते थे। कोर्ट में जोर जोर से लोग आपस में बात करने लगे और ये तो जाने माने वकील हैं और उनके साथ ऐसा हुआ। कोर्ट रूम में मच रहे शोर को जज साहब ने अपनी जोरदार और कर्कश आवाज से शांत किया और वे अशोक जी से बोले, आप वकील हैं, लेकिन आप तो एक हॉस्पिटल के मालिक हो गए थे, फिर आप ऐसे भिखारी की अवस्था में क्यों पहुंच गए? बूढ़ा भिखारी यानी अशोक जी की आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया। वे बेंच पर बैठे बैठे अपनी यादों की गहराई में और उतर गए। उनकी आवाज धीमी हो गई, मानो वे खुद से ही बात कर रहे हों।
पर ना जाने कहां से एक दिन मेरे वे बेटे और बहुएं आ गईं। मेरे बड़े बेटे, छोटे बेटे, उनकी बहुएं, बड़ी बहू, छोटी बहू, जो कभी मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। सालों पहले उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी ज़रूरतें अनदेखी की थीं। मैं तो अपनी हालत पर रोता रहा, लेकिन अब मैं अपनी इस नई पोती परी के साथ इतना खुश था। अशोक जी ने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वे जारी रखे। परी, वो छोटी सी परी जो मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई थी, उसके साथ खेलना, उसे कहानियां सुनाना, उसके साथ हंसना, रोना, हमारा घर अब खुशहाल था। अमित बेटा बैंक में अपनी नौकरी करता, आराधना बहू डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करती और मैं परी का साथी बन गया था। सुबह उठकर उसे स्कूल के लिए तैयार करना, शाम को उसके साथ पार्क में घूमना, रात को उसे लोरियां सुनाकर सुलाना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हमारा परिवार एकदम सुखी था, कोई कमी नहीं। लेकिन ये सब मेरे उन पुराने परिवार वालों से नहीं देखा गया। उनकी मुट्ठियां कस गईं, वे ईर्ष्या से जल उठे। मेरी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। वे सोचते होंगे कि ये बूढ़ा अब किसी और के घर में राज कर रहा है, जबकि हमने उसे सड़क पर फेंक दिया था। एक दिन मेरे दोनों बेटे राकेश और संजीव मुझसे मिलने आए तो मुझसे बोले, पिताजी, हमसे गलती हो गई, आप हमारे साथ चलिए। वो असल में हमें बुलाने नहीं आए थे, बल्कि उनकी आंखों में मेरे पास जो पैसा था वो खटक रहा था। वे चाहते थे कि मैं उनके साथ चला जाऊं और ये हॉस्पिटल उनके नाम कर दूं। लेकिन मैं अपनी इस दुनिया में सुखी था, अपनी पोती परी के साथ, और मैंने अपने सगे बेटों के साथ जाने से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने अपनी पुरानी आदत दोहराई, एक चाल चली, एक गढ़ी हुई कहानी रच दी। अशोक जी की आवाज़ में कड़वाहट खुल गई। मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, घुटनों पर झुक गया, रोया, गिड़गिड़ाया, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस एक बूढ़ा हूँ जो खुश हूँ इस नए परिवार में, मुझसे मत छीनो ये सुख। लेकिन वे नहीं माने। मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बिना मतलब के, बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं क्या करता? वे चालाक थे, सब कुछ छुपा कर किया। लेकिन राकेश और संजीव को ये सब नागवार गुजर रहा था। वे सोचते थे कि अशोक जी की संपत्ति जो अमित और आराधना के हिस्से में जा रही है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब राकेश और संजीव ने अपनी साजिश की जड़ें फैलानी शुरू की। एक शाम अमित के ऑफिस के बाहर राकेश खड़ा था, चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लिए। अमित, सुनो, उसने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम अशोक जी की संपत्ति पर हाथ नहीं हटाओगे तो तुम्हारी नौकरी गई समझो, हमारी पहुंच ऊपर तक है। अमित ने विरोध किया, लेकिन राकेश हंस पड़ा। उसी रात संजीव आराधना के क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर साहिबा, आपकी प्रैक्टिस पर झूठे इल्जाम लगाने में देर नहीं लगेगी, मरीजों की मौत का केस बना देंगे, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आराधना डर से सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सबसे दुखद था परी का मामला। वे स्कूल के बाहर घात लगाकर परी को ले जाने की कोशिश करते, लेकिन अमित और आराधना सतर्क रहते। अशोक जी को जब ये सब पता चला तो उनका दिल टूट गया। तुम मेरे बेटे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने रोते हुए पूछा। लेकिन राकेश ने ठंडे सर में जवाब दिया, पापा, आपने हमें छोड़ दिया था, अब हम अपना हक लेंगे। धीरे धीरे साजिश ने रंग दिखाना शुरू किया। राकेश की पहुंच कंपनी के बॉस तक थी। पुराने घोटाले के कनेक्शन से उन्होंने अमित पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवाया। अमित की नौकरी चली गई। वो घर आया, सिर झुकाए, पापा जी, अब क्या होगा? अशोक जी ने उसे गले लगाया, लेकिन अंदर से टूट रहे थे। उधर संजीव ने आराधना के क्लिनिक पर हमला करवाया, कुछ फर्जी मरीजों को भेजा जो इलाज के बाद शिकायत कर बैठे कि दवा से मौत हो गई। मेडिकल काउंसिल ने जांच शुरू की। आराधना का लाइसेंस सस्पेंड हो गया। वो रात रात भर रोती। बहन ने तो सिर्फ मदद की थी। परी दर्द से सहम जाती, माँ की गोद में छिप जाती। राकेश और संजीव की हंसी गूंजती। वे सफल हो गए थे, लेकिन ये काफी नहीं था। एक काली रात उन्होंने गुंडों की मदद ली। अमित, आराधना और परी घर में सो रहे थे जब दरवाज़ा तोड़कर गुंडे घुसे। अमित ने विरोध किया, लेकिन मारपीट में बेहोश हो गया। आराधना चीखी, परी को छोड़ दो, लेकिन गुंडे उन्हें कार में डालकर ले गए। किडनैपिंग हो चुकी थी। राकेश ने फोन पर अशोक जी को बताया, पापा, अगर संपत्ति हमारे नाम कर दो तो उन्हें छोड़ देंगे, वरना। अशोक जी की दुनिया उजड़ गई। वे दर दर भटकने लगे। सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए। मेरे बेटों ने किडनैप किया है, लेकिन इंस्पेक्टर हंस पड़ा। अशोक जी, आपके बेटे तो रसूखदार हैं, कोई सबूत है? अशोक जी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ दिल की पुकार। पुलिस ने उल्टा उन्हें धमकाया, झूठी शिकायत मत करो वरना जेल भेज देंगे।
पता चला कि राकेश ने पुलिस को रिश्वत दे दी थी। अशोक जी बार बार राकेश और संजीव के घर जाते, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाते, बेटा उन्हें छोड़ दो, परी तो मासूम है। लेकिन राकेश दरवाज़ा बंद कर देता। जाओ यहाँ से बूढ़े, पेपर लाओ तो बात करें। संजीत ताना मारता, आप वकील थे, अब भिखारी हो, कुछ नहीं कर सकते। अशोक जी की आंखों से आंसू बहते, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे शहर की गलियों में भटकते, पुराने दोस्तों से मदद मांगते, लेकिन सब डरते थे राकेश की धमकी से। रातें कटती सड़क पर, ठंडी हवा में कांपते हुए शरीर और कमजोर हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वे बड़बड़ाते, मैंने क्या गुनाह किया, अपने बेटों को पाला और वे ही कभी। गंगा किनारे बैठकर रोते, लहरों से पूछते क्यों ऐसा हो रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन अमित और आराधना और परी का कोई अता पता नहीं। गुंडों ने उन्हें एक सुनसान गोदाम में कैद कर रखा था। अमित की पिटाई होती, आराधना को डराया जाता। परी रो रोकर बीमार हो गई। अशोक जी की पीड़ा असहनीय थी। एक पिता का दिल जो अपने बेटों की गलती पर चुप रहा था, अब उसी चुप्पी का शिकार हो रहा था। पुलिस का साथ राकेश को मिल रहा था क्योंकि उनको पैसे की ताकत थी। अशोक जी जानते थे कि अगर हॉस्पिटल के पेपर भी मैंने उन्हें दे दिया तो वो लोग अमित, आराधना और परी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे हॉस्पिटल के पेपर उन्हें नहीं दे रहे थे। उन्हें पता था कि जब तक वे हॉस्पिटल के पेपर उन्हें सुपुर्द नहीं करेंगे, तब तक वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अशोक जी ने कोर्ट जाने की कोशिश की, लेकिन बिना सबूत के फाइल रिजेक्ट हो गई। वे टूट चुके थे, लेकिन अंदर एक चिंगारी बाकी थी। मैं न्याय के लिए लड़ा हूं, फिर लड़ूंगा, वे सोचते, लेकिन दुख इतना गहरा था कि हर सांस में खून की तरह बहता महसूस होता। वाराणसी की हलचल में उनकी कहानी गुम हो गई, लेकिन गंगा जानती थी अन्याय की ये छाया कब तक रहेगी। अशोक जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बुझी नहीं थी। ये दुख की वो कहानी थी जो दिल को चीर देती है और सवाल छोड़ जाती है, बेटों का प्यार कब इतना जहरीला हो जाता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि 2 महीने से कोर्ट में मामला उनके खिलाफ कैसे घूम रहा है। तब से मैं रोज सुबह बिल्कुल ठीक 4 बजे आकर बैठ जाता था। शहर की धड़कनें अभी सो रही होती, मंदिरों की घंटियां अभी जागने की तैयारी कर रही होती, लेकिन मैं पहले से ही वहां मौजूद होता। ना वो किसी से कुछ मांगता, ना किसी के साथ बहस करता, बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे कोई पुरानी मूर्ति जो समय की धूल में लिपटी हो। मेरा नाम किसी को नहीं पता था। कुछ लोग जो दया से भरे होते मुझे बाबा कहकर पुकारते, तो कुछ जो मजाक उड़ाने वाले होते मुझे पागल या भूतिया कहकर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। महीनों बीतते गए। अशोक जी सड़क किनारे बैठे रहते, लेकिन उनकी आंखों में न्याय की चिंगारी अभी बुझी नहीं थी। कोर्ट में बैठे सभी लोग बूढ़े बाबा की बात सुनकर दंग थे। जो उनका मजाक उड़ाते थे वे आज सर झुकाए बैठे थे। वे थोड़ा रुके, मानो दृश्य को फिर से जी रहे हों। कोर्ट की सुनवाई यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं, वकील, जज और कुछ प्रभावशाली लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। शायद अमित के कनेक्शन से या आराधना की डॉक्टरी की दुनिया से मामला धीरे धूर के उनके खिलाफ मुड़ रहा था। सबूत इकट्ठे हो रहे थे, उनकी पुरानी धोखाधड़ी, मेरे साथ किए गए अन्याय की रिकॉर्ड। मुझे लगा शायद आज कुछ हो सकता है, शायद न्याय मिलेगा, शायद मेरी परी, अमित और आराधना सुरक्षित रहेंगे और वे लोग सबक सीखेंगे। लेकिन दिल में एक डर भी था, क्या होगा अगर वे फिर कोई नई चाल चल दे। लेकिन अच्छा जज साहब, आपने मुझे इसी कोर्ट में बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सारी आप बीती सुनी। और ऐसा बोलकर वो घुटनों के बल वहां बैठ जाते हैं। उनके रोने का शोर इतना जोर था कि कोर्ट रूम में बैठे हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सभी आपस में बात करने लगे, अरे ये तो जाने माने वकील अशोक वर्मा जी हैं, इनका तो नाम हमने काफी सुना है। कोर्ट में उस दिन मौजूद वकील सुधांशु मिश्रा, जो पहले अशोक जी को पागल बूढ़ा कहकर हंसते थे, अपनी कुर्सी से उठे। माय लॉर्ड, उन्होंने कहा, ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, ये सिस्टम की चूक की मिसाल है। मैं याचिका दायर करता हूं कि इस मामले की दोबारा सुनवाई हो। जज साहब ने सहमति में सिर हिलाया। जस्टिस आयान शंकर कोई साधारण जज नहीं थे। वो धीरे से अशोक जी के पास गए और उनको हाथों से उठाते हुए बोले, सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। 20 साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं आपसे मिला था। आप मेरे गुरु जैसे थे, एक प्रेरणा। आपकी एक बात आज भी मेरी डायरी में लिखी थी।
अगर वकालत को सिर्फ धंधा समझोगे तो ये दुकान बन जाएगी, मगर अगर इसे इंसान की आवाज समझोगे तो ये इबादत बन जाएगी। जज साहब उस दिन भावुक थे। उन्होंने कहा, मैं ये केस व्यक्तिगत रूप से सुनूंगा। अशोक जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। कोर्ट स्थगित हुआ, मगर माहौल बदल चुका था। उस दिन जब अशोक जी कोर्ट से बाहर निकले तो कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था। लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देख रहे थे। किसी ने उन्हें पानी की बोतल दी, किसी ने खाने के लिए बुलाया। एक पत्रकार दौड़ कर आया, अशोक जी, क्या आप कैमरे के सामने कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जी मुस्कुराए, मैंने आज फिर से न्याय पर भरोसा किया है, और खुद पर भी। अगले दिन जब अखबार छपे और टीवी चैनलों पर खबर चली तो वाराणसी के लोहता मोहल्ले में हलचल मच गई। वहां कभी अशोक जी का पुश्तैनी घर था, जो अब एक बिल्डर के दफ्तर में बदल चुका था। उनकी बचपन की पड़ोसन कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। हमें लगा वो मर चुके हैं, उन्होंने कहा, मगर अब जब वो जिंदा लौटे हैं तो शहर ने उन्हें भुला दिया। कमला देवी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, आज से हर रविवार हम अशोक जी को खाना देने जाएंगे। वो हमारे लिए बाप समान है। वो कभी इस शहर के सबसे बड़े वकील थे। 7 दिन बाद कोर्ट में नई सुनवाई शुरू हुई। मुद्दा था 2003 का वो केस जिसमें अशोक जी को दोषी ठहराया गया था। नया वकील था प्रोफेशन त्रिवेदी, जज वही थे, जस्टिस अयान शंकर। गवाह थे पुराने कागजात, बिल्डर की गवाही और एक रहस्यमय आदमी राघव, जो अब कहीं नहीं था। लेकिन इस बार केस में एक नया मोड़ आया। अशोक जी के सगे बेटे, बड़े बेटे और छोटे बेटे और उनकी बहुएं, जो सालों पहले अशोक जी को घर से निकाल चुके थे, फिर से लौट कर आए थे। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे। अशोक जी की नई खुशी, उनकी गोद ली हुई पोती परी, बेटे अमित और बहू आराधना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने एक नई साजिश रची। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि अशोक जी ने अमित और आराधना के परिवार को ठगा है और परी को गुमराह करके उनके चुंगल में फंसाया है। वे अमित को नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रहे थे, आराधना की डॉक्टरी प्रैक्टिस पर झूठे इल्जाम लगा रहे थे और परी को अपने पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बूढ़ा हमारा पिता नहीं, एक ठग है, वे चिल्ला रहे थे। अशोक जी ने कोर्ट में खड़े होकर अपने सगे बेटों की तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज मजबूत। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन अब तुम मेरे नए परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं उन्हें बचाऊंगा। उन्होंने प्रोफेसर त्रिवेदी से कहा कि वे अमित, आराधना और परी के खिलाफ सभी इल्जामों को झूठा साबित करेंगे। कोर्ट ने कठोर कार्रवाई की। जज साहब ने आदेश दिया, राघव को कोर्ट में पेश किया जाए। अगर वो हाजिर नहीं होता तो गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। इसके अलावा अशोक जी के सगे बेटे और बहुओं की साजिश पर जांच बैठाई गई। सबूत इकट्ठे हुए, झूठे दस्तावेज, पुरानी धोखाधड़ी के रिकॉर्ड। कोर्ट ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी और झूठी याचिका के लिए जुर्माना लगाया। ये न्यायालय ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जज साहब गरजे। चर्च, जो वाराणसी में एक पुरानी चर्च थी जहां अशोक जी कभी दान देते थे, ने भी अशोक जी के प्रति न्याय किया। चर्च के पादरी ने सार्वजनिक बयान दिया, अशोक जी एक नेक इंसान हैं, हम उनके साथ हैं। उनके पुराने दान और मदद को याद करके हम उनके नए परिवार की रक्षा करेंगे। चर्च ने एक फंड इकट्ठा किया और अमित और आराधना को कानूनी मदद दी। आखिरकार राकेश और संजीव कोर्ट में पेश हुए। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड सूट, मगर आंखें झुकी हुईं। जज साहब ने पूछा, संपत्ति अपने पिता के नाम क्यों ली? तो उसने कबूल किया, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी, मैंने इनके दस्तखत नकली किए। पूरा कोर्ट सन रह गया। अशोक जी चुप रहे, उन्होंने बस आंखें बंद कर लीं। जज साहब ने आदेश दिया, अशोक जी निर्दोष हैं, उन्हें दोबारा वकालत का लाइसेंस दिया जाए, 50 लाख की मानहानि राशि दी जाए और सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके अलावा अशोक जी के सगे बेटे और बहुओं पर कड़ी कार्रवाई हुई। उन्हें जेल की सजा सुनाई गई और अमित और आराधना परी को उनके चुंगल से मुक्त करा दिया गया। अगले दिन अशोक जी कोर्ट के बाहर बैठे थे, मगर अब लोग उनके सामने झुक रहे थे। कोई उनके पैर छू रहा था, कोई खाना ला रहा था। जज अयान शंकर चुपके से उनके पास आए और बैठ गए। आज मैंने न्याय नहीं किया, उन्होंने कहा, आज मैंने सिर्फ एक कर्ज चुकाया है। अशोक जी मुस्कुराई, बेटा, आज तू सिर्फ जज नहीं, इंसान भी बना है। उसी शाम अशोक जी घर लौटे। दरवाजे पर परी दौड़कर आई। दादाजी, वो चिल्लाई और उनके गले लग गई। अमित और आराधना भी आंखों में आंसू लिए खड़े थे। पापा जी, आपने हमें बचा लिया, अमित ने कहा। आराधना ने उनके पैर छुए।
आप हमारे लिए भगवान हैं। वे सब मिलकर हंसे, रोए और एक साथ डिनर किया। परी ने अशोक जी के बाल सहलाते हुए कहा, दादाजी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अशोक जी की आंखें चमक उठीं। उनका नया परिवार अब और मजबूत हो गया था। अगले दिन वाराणसी के अखबारों में सुर्खियां छपीं। भिखारी नहीं, पूर्व वकील। जज ने छोड़ी कुर्सी, किया स्वागत। खबर थी कि सिस्टम की चूक ने एक ईमानदार वकील की जिंदगी सड़कों पर ला दी। कोर्ट में जो हुआ वो कोई साधारण सुनवाई नहीं थी, वो एक ऐतिहासिक पल था। अशोक जी को सम्मान वापस मिला। शहर के लोग उन्हें बाबा नहीं, अशोक जी कहकर पुकारने लगे। जज साहब ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया और कहा, आज से आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। उनके बेटे और बहुओं को सजा मिली। अशोक जी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे सुधरी। वे कमजोर शरीर से उठे और फिर से गरीबों के लिए मुफ्त केस लड़ने लगे। उनकी कहानी शहर की हलचल बन गई। गंगा की लहरें अब उनकी जीत की गवाही देती। जीवन ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन न्याय ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। अशोक जी मुस्कुराते, सोचते, सालों की तपस्या आज पूरी हो गई। ये कहानी बताती है कि पिता का प्यार असीम होता है और सच्चाई आखिरकार जीत जाती है। ये कहानी सिर्फ अशोक जी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सिस्टम की चूक का शिकार हुआ। ये कहानी है विश्वास की, न्याय की और उस हौसले की जो सालों की तकलीफों के बाद भी टूटता नहीं। वाराणसी की कचहरी के बाहर अशोक जी की कहानी आज भी गूंजती है। लोग कहते हैं वे भिखारी नहीं, एक योद्धा थे जिसने सच के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।